टॉपिक का नाम है फाइनल डायरेक्ट टैक्स। फाइनल का डायरेक्ट टैक्स कैसे हैंडल होगा उसके लिए मैं आपको कुछ हिंट्स देता हूं। तो फाइनल का डायरेक्ट टैक्स काफी बड़ा है, काफी वास्ट है। यदि इसके खुद के टॉपिक की बात करो ना तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे इसमें पूरा असेसमेंट प्रोसीजर है, इसमें अपील है, रिवीजन है। ये बड़े बड़े टॉपिक है। असेसमेंट प्रोसीजर बहुत बड़ा टॉपिक है। ये क्लास में कराने में हमें कम से कम 4 क्लास लग जाती है, पूरी फुल फ्लेज क्लास। अपील रिवीजन काफी बड़ा टॉपिक है, पूरा टॉपिक कराने में कम से कम 3 क्लास लग जाती है। अपील रिवीजन के बाद फिर इसमें पेनल्टी प्रोसिक्यूशन है। ये सब बड़े बड़े टॉपिक्स इसमें है। प्रोसिक्यूशन, इसमें एडवांस रूलिंग है, इसमें सेटलमेंट कमीशन है, इसमें तरह तरह के टॉपिक्स है। इसमें आईसीडीएस है फुल फ्लेज्ड, इसमें और भी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। इन सब टॉपिक्स के अलावा इसमें एक और शानदार टॉपिक है जो डोमिनेंट रोल प्ले करता है, उसका नाम है इंटरनेशनल टैक्सेस। इसमें कंपनी असेसमेंट है, इसमें ट्रस्ट है, इसमें एओपी बीओआई है। इसमें ये टॉपिक चलते जाएंगे। इसमें लोग जाते जाते ये बोल देते हैं इंडिविजुअल असेसमेंट। ये टॉपिक ये लोग और डाल देते हैं, चुपके से बैठा देते हैं। और आपको पता है इंडिविजुअल असेसमेंट मतलब क्या? इंडिविजुअल असेसमेंट मतलब इंटायर इंटरमीडिएट। जब आपको कंपनी असेसमेंट बोला जा रहा है मतलब आपको पीजीबीपी तो आना ही चाहिए, कैपिटल गेन तो आना ही चाहिए, डिडक्शंस तो आना ही चाहिए, डिविडेंड यानी आईफॉस तो आना ही चाहिए, सेट ऑफ तो आना ही चाहिए। क्लबिंग भले ही कंपनी असेसमेंट में नहीं आता लेकिन कंपनी इंडिविजुअल असेसमेंट में आ जाता है। तो लिटरली जब आपको फाइनल का डीटी बोला जाता है तो इंटर का डीटी उसमें इंप्लाइडली फ्री 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 है। मतलब एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा मतलब पक्का आएगा। जैसे टीडीएस टीसीएस नहीं बैठता, फिर भी एग्जाम में टीडीएस टीसीएस डोमिनेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको अपने सीए फाइनल का एक्सपीरियंस बताऊं। मेरे सीए फाइनल के एग्जाम में जब मैं गया था ना तो टीडीएस टीसीएस सिलेबस में कहां थे? सिलेबस में तो ये सब टॉपिक थे। और मेरे एग्जाम में 35% पेपर यानी 35 मार्क्स का पेपर टीडीएस चैप्टर से आया था। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके एग्जाम में भी ऐसा एक्सीडेंट होने वाला है, फिर भी आप 5 नंबर 3 नंबर तो मान के चलिए, इतना का तो आएगा ही आएगा। और आप किसी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते क्योंकि हर टॉपिक 3-5 नंबर उसका रेशियो है। ट्रस्ट ऑन एवरेज 3 से 5 नंबर का आता है, एओपी बीओआई ऑन एवरेज 3 से 5 नंबर का आता है, अपील रिवीजन ऑन एवरेज 5 नंबर का, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन ऑन एवरेज 5 नंबर का, एडवांस रूलिंग ऑन एवरेज 3 नंबर का, सेटलमेंट कमीशन ऑन एवरेज 3 नंबर का। तो यू कैन नॉट मतलब से कि 3 नंबर 5 नंबर का आएगा छोड़ देंगे, ऐसे कितने छोड़ोगे आप? तो आप फाइनल का डीटी पढ़ रहे हो तो ये मान के चलिए कि आपको इंटर का डीटी सॉलिड आना चाहिए। यदि इंटर का डीटी सॉलिड आता था, भूल गए हैं, तो हमारे रिवीजन क्लास है वो हम आपको दे देंगे, आप उसे पढ़ लो और अपना रिवाइज कर लो। रिवीजन क्लास हम लोग बोलते हैं जब आपको पूरा सैलरी जो नॉर्मली हम लोग कराते हैं 20 आवर्स में, वो रिवीजन क्लास में हो जाएगा 2 आवर्स में। पीजीबीपी जो इंटायर पीजीबीपी होता है मोटा मोटी वही 20-25 आवर्स में, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा कितने आवर्स में? 5 आवर्स में। कैपिटल गेन जो आप पूरा मोटा मोटी वहां पे करते हो 20 आवर्स में या 15 to 20 आवर्स में, यहाँ पे उसका रिवीजन क्लास हो जाएगा 4 आवर्स में। टीडीएस जो वहां पे इंटर में आप करते हो मोटा मोटी कोई 12 आवर्स में,
10 to 12 आवर्स में। यहां पे आपका हो जाता है पूरा रिवीजन मोटा मोटी वही 3 आवर्स में। तो इस तरीके से रिवीजन क्लास इज देयर, आपको जस्ट ब्रशअप करना है तो वहां से कर लो। और आपको लगता है नहीं नहीं सर पीजीबीपी तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, कहां याद है, हमने तो इंटर में ध्यान से पढ़ा ही नहीं था, तो फिर पीजीबीपी पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कम से कम मुझे लगता है ये 3 टॉपिक तो आप डिटेल में पढ़िए, मेरी एडवाइजरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, डिडक्शंस, और मेरी बात मानो तो इसको भी डिटेल में पढ़ लो। ये 4 टॉपिक तो आपको डिटेल में पढ़ना ही चाहिए, सिलेबस में डाला हो या ना डाला हो। आप मान के चलिए कैपिटल गेन तो किसी फाइनल के पेपर में 5 नंबर का छूटा ही नहीं है, हर बार पूछा है कैपिटल गेन 5 नंबर का। तो इस टॉपिक को उन्होंने सिलेबस में अलग से नहीं भी डाला है, तब भी आपको करना ही पड़ेगा। अभी कोई 2021 दिसंबर के सीएमए फाइनल के पेपर में हमने देखा कि 60% पेपर इंटर से उठा के पूछ लिया, 60%। इसलिए सबसे पहले आप ये मन बनाते रखिए कि सिलेबस वो नहीं है जो आपके स्टडी मैट में दिखाया जा रहा है। सिलेबस वो तो है ही जो आपके स्टडी मैट में दिखाया जा रहा है, प्लस आपको पूरे डिटेल्स में इंटर वाले टॉपिक्स को भी याद करके जाना है। आई रिपीट, मतलब करके जाना है, क्योंकि कोई बार भी यदि ऐसा आ जाए कि 40% इंटर के पेपर से आ गया, 60% फाइनल के सिलेबस से आ गया, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, ये तो एक्सपेक्टेड है। यदि मेरी बात माने तो मोस्ट लाइकली 30% पेपर will be from the inter knowledge and 70% paper will be from the final syllabus knowledge. ये मोस्ट लाइकली है। ये रेशियो कभी भी कुछ भी बढ़ सकता है। ये इंटर का रेशियो 30 से 60 तक जा सकता है, 20 से 60% है। पेसिमिस्टिकली इंटर से पूछेगा 20%, ऑप्टिमिस्टिकली पूछेगा 60%, और मोस्ट लाइकली पूछेगा 30 to 35%, और फाइनल के सिलेबस से बचा हुआ पूछेगा। यहां पे जो टॉपिक चल रहे हैं ना, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने एकदम सबसे वाइटल टॉपिक से, इंटरनेशनल टैक्सेशन। जो जब भी इंटरनेशनल टैक्सेशन किसी सिलेबस में डाला जाता है तो उसमें 40% वेटेज रहता है इंटरनेशनल टैक्सेशन का, यानी डीटी का 40% वेटेज इंटरनेशनल टैक्सेशन टॉपिक पे है। और ये अच्छी बात है क्योंकि ये कंपेरेटिवली आसान टॉपिक है, इतना भी टफ नहीं है। प्रैक्टिकली तो बहुत डिफिकल्ट है, एकेडमिकली ये बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। प्रैक्टिकली बहुत शानदार है, एक अलग लेयर है इसकी, लेकिन एकेडमिकली बहुत आसान टॉपिक है क्योंकि बहुत कम स्पेस लेता है, बहुत कम क्लासेस लेता है, और 40% वेटेज आ जाता है। आप सोचो ना, यदि डीटी की हम लोग क्लासेस एक्सपेक्ट करें 150 आवर्स, हाँ सिर्फ फाइनल लेवल की 150 आवर्स, तो हिसाब से इसमें लगने चाहिए 60 घंटे, क्योंकि 40% पेपर वेटेज कवर कर रहा है। ये 60 घंटे नहीं लेगा, ये एकदम 60 घंटे नहीं लेगा, ये 20 से 25 घंटे में हो जाएगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ आवर्स का एफर्ट इन कंपैरिजन टू मार्क्स, तो इसका यील्ड रेशियो हाई है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहली क्लास में बताया कि आप इंटर के टॉपिक का पूरा ब्रशअप करते रहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी उठाते 5 नंबर का पूछ ले, सैलरी उठाते 6 नंबर का पूछ ले, आरएस से कोई 3 नंबर का समा जाए। एक बार सीएस फाइनल का सिलेबस में, आज से 4 साल पहले सीएस फाइनल के सिलेबस में, जिसमें सिर्फ 30-35 नंबर का डीटी है, उसमें 12 नंबर का एग्रो इनकम से उठा के पूछ लिया। तो फाइनल थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे इंटर को वेटेज नहीं देते। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आई होप आपके पास अभी 5-6 महीने है एटलीस्ट, तो आराम से इंटर वाले टॉपिक को ब्रश अप करते रहो। ऑलरेडी आपको आता है, खाली बीच बीच में रिकैप देते रहिए। हर क्लास का समराइज्ड रिकैप विथ एक्सप्लेनेशंस मेरा ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। यदि मोटा मोटी याद है, भूल गए तो वो देख लीजिए, एकदम याद नहीं है तो फिर मेरे से बात करिए, विल प्रोवाइड यू द डिटेल्ड क्लास। हाँ, सारी डिटेल्ड क्लास के पीछे मत जाओ,
क्योंकि इंटर की पूरी डिटेल्ड क्लास करने चाहोगे तो भैया करीबन 120 घंटे लग जाएंगे कम से कम, 150 भली हो, तो 120 आवर्स आप दे नहीं पाएंगे। इसलिए दिमाग में प्रोफेशनली फिल्टर करिए कि इसमें से मुझे कौन सा, एक बार कोई बता दे तो याद आ जाएगा, पहले उसको टिक 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 कर दीजिए और उसके रिकैप वीडियो से ट्राई करिए कि यस ये रिकैप मैंने किया, मेरा हो गया, फाइन। और फिर कौन से टॉपिक्स आपको पता है इंटर में पाप करके बैठे हैं, छोड़ दिए थे, नहीं किए थे ढंग से, कैपिटल गेन बहुत ही लाइटली लिया था, पीजीबीपी इतना अच्छे से नहीं हो पाया था, सैलरी उस समय बस दिए थे, टीडीएस तो छोड़ ही दिए थे। वट एवर टॉपिक आपने छोड़ा है उसकी डिटेल क्लास करिए, करना ही पड़ेगा, ठीक है, ओके। फाइनल के डीटी के लिए आपको कुछ और डेवलपमेंट करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट फॉर फाइनल डीटी। थोड़ा सा फिलॉसफी है, लेकिन ये फिलॉसफी यहां पे दरकार है। पहला, यू शुड हैव लव विद डीटी, टैच से प्यार होना चाहिए। टैच से प्यार नहीं होगा तो ये संभलेगा नहीं आपसे, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए, आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आने चाहिए। कॉन्सेप्चुअल बेस मतलब ऑफिस रिलेटेड क्वेश्चन। यदि ऑफिस रिलेटेड क्वेश्चंस आपके दिमाग में नहीं उपज रहे हैं, मतलब आप फाइनल के जो स्टैंडर्ड है उसको मैच नहीं कर रहे, तो ऑफिस रिलेटेड क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए। आई होप आपने आर्टिकल से किया है तो वहां पे आपने ऑडिट करते समय कुछ दिमाग में लाया होगा, वो सब आपके दिमाग में क्वेश्चन अरेंज होने चाहिए। तीसरा, आपका लूप मेकिंग पावर हाई होना चाहिए। लूप मेकिंग पावर मतलब आपकी मेमोराइजेशन पावर हाई होनी चाहिए। उसके लिए लूप मेकिंग पावर मतलब आपको कम से कम किसी टॉपिक का 3 रिवीजन तो एटलीस्ट देना ही पड़ेगा। टॉपिक सीखा, 3 रिवीजन्स एटलीस्ट। उसके बाद आपको सम हैंडलिंग ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, मैक्सिमम एज पॉसिबल, क्योंकि फाइनल का डीटी में जितने सम्स करेंगे ना उतना ही आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। और ये हमारी क्लास बहुत ज्यादा इसी पे बेस्ड रहेगी। विल ट्राई टू डू कि एक एक टॉपिक पे आपको जितनी दरकार है उससे डबल सम कराया जाए। उसके लिए मैं आपको सम्स क्लास में भी करवाऊंगा, उसके लिए मैं आपको सम्स बहुत सारे बनाने के लिए भी दूंगा। जब तक आप बहुत ज्यादा घर पे घिसेंगे नहीं ना अपने आप को, तब तक निखार नहीं आएगा, समझ रहे ना। तो आपको डीटी में बहुत दम लगा के ज्यादा से ज्यादा सम्स हैंडल करने पड़ेंगे। सम्स हैंडलिंग में ध्यान रखिएगा कि इंस्टीट्यूट के सारे सम्स, इंस्टीट्यूट मैट के सारे सम्स, ऑल सम्स आपका हमेशा होम टास्क है। ऑल सॉल्व्ड सम्स आपका हमेशा इंप्लाइड होम टास्क है। टॉपिक फिनिश, इंस्टीट्यूट के मैट के सारे सम्स आप बनाइए, सॉल्व्ड सम्स। और डाउट हो तो अगली क्लास में आके पूछिए, ठीक है। क्लास में हम लोग डिक्टेटेड नोट्स में बिलीव करते हैं। डिक्टेटेड नोट्स हमारा प्राइमरी बेसिस ऑफ नॉलेज है। हम लोग सबसे पहले डिक्टेटेड नोट से पढ़ते हैं, वो हमारा अपना नोट्स है और वो सबसे बेसी समराइज्ड रहता है, वो बहुत ज्यादा समराइज्ड रहता है। उसके ऊपर बात हमारे डिक्टेटेड प्रॉब्लम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं टेलर मेड प्रॉब्लम, मतलब आपकी समस्याओं को देखते हुए हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स बनाते हैं। यू आर लैकिंग इन डिडक्शंस तो सम्स में हम ज्यादा डिडक्शंस डाल के सम्स बनाएंगे। यू आर लैकिंग इन ट्रस्ट तो हम लोग ट्रस्ट के ज्यादा सम्स आपको बनाएंगे। जहां पे मुझे मेरे स्टूडेंट्स की कमियां नजर आएगी वहां मैं उस ओरिएंटेड सम्स बनाऊंगा। इसलिए जरूरी है कि आप 2 वे कम्युनिकेशन में रहिए। आप अपनी प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ शेयर करिए और ताकि हम आपके अनुसार अपनी क्लास को डिजाइन कर पाए। इट इज नॉट ए रेडीमेड सम्स, इट इज टेलर मेड सम्स। सीएमए इंस्टीट्यूट जितना मैट देता है, जितने सम्स देता है, आईसीएआई इंस्टीट्यूट उससे ज्यादा सम्स अपने मैट में देता है।
दे आर मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। इस बात को मान लो, एक्सेप्ट कर लो तो अच्छी बात है। और टैक्स होता है, पीजीबीपी होता है, वो चाहे आप सीए के सिलेबस लेकर हो या सीएमए के सिलेबस लेकर हो, सब पीजीबीपी होता है। सेक्शन 28 से 44 सब पीजीबीपी होता है। इसलिए हम लोग सम्स के लिए आईसीएआई के मैट को भी रेफर करेंगे। यदि किसी दूसरी किताब में कंटेंट अच्छे हैं तो उसको पढ़ने से हम क्यों शर्माएं, तो हम इसको जरूर पढ़ेंगे और इसके अच्छे सम्स बनाएंगे। वी आर नॉट रेफरिंग आईसीआई मैट, वी आर रेफरिंग आईसीआई मैट के सम्स, क्वेश्चन आंसर, क्योंकि वो ज्यादा अपडेटेड रहते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में रहते हैं और ज्यादा स्टैंडर्ड में रहते हैं। सीएमए इंस्टीट्यूट के सारे सम्स आप बनाएंगे, डाउट होगा मेरे से पूछेंगे। आईसीएआई के ज्यादा सेलेक्टेड सम्स हम लोग क्लास में करेंगे और ऊपर से टेलर मेड सम्स तो है, यानी जो सम्स मैं अपने आप बनाऊंगा वो सम्स तो है। ठीक है, पढ़ाने के लिए मेरे पास निमोनिक से बहुत सारी, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि बच्चों को याद हो जाए। क्लास में याद कराना मेरा यूएसपी है, मैं इस पे बिलीव करता हूं, उसमें मैं वर्कआउट करता हूं और ज्यादा करता रहूंगा। ये सारी बातें दिमाग में आ गई क्या? टैच से प्यार है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो बी रेडी, प्यार होने वाला है। दूसरा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस दिमाग में रेज करिए, वो क्वेश्चंस जो ऑफिस रिलेटेड है, बिजनेस रिलेटेड है, काम के क्वेश्चंस है, वो दिमाग में लाना शुरू करिए। लूप मेकिंग पावर में बिलीव करिए, चीजें याद हो जाए, घुट्टा हो जाए, टैक्स अंग में लग जाए, बस बटन दबाओ पीजीबीपी शुरू, बटन दबाओ कैपिटल गेन शुरू, बटन दबाओ हाउस प्रॉपर्टी शुरू, ऐसा दिमाग में लूप बनना चाहिए। सम हैंडलिंग एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, जहां जिसका सम का डाउट हो टूट पड़ोला मैं बताता हूं और ट्राई करो सम्स। जितने ज्यादा आप सम्स बनाएंगे खुद, उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। इसलिए क्लास में भी सम्स बनाते समय मैं आपको टाइम दूंगा कि आप खुद बनाइए, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगा। वी वर्क मोर ऑन प्रेजेंटेशन, आपको कैसे नोट्स देने हैं, कैसे सम्स को हैंडल करना है, एग्जाम में क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, प्रेजेंटेशंस। एंड इंस्टीट्यूट के मैट के सारे सम्स आपको बनाने हैं और सारे सम्स के डाउट मुझसे पूछने हैं, और ये इंप्लाइड होमवर्क है। टॉपिक फिनिश तो भैया आपको इंस्टीट्यूट के सम्स बनाने हैं, और डिक्टेटेड नोट्स अपने आप ही समराइज्ड वे में रहेंगे। उसके बाद टेलर मेड प्रॉब्लम्स और हम लोग बनाएंगे। सम्स के मैं आपको बीच बीच में पीडीएफ भी देता रहूंगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सम्स बनाएं। एग्जाम के दिन आप मेरे क्लास के नोट्स से और सम्स के बैंक को देख के जाएंगे, और आपको कुछ नहीं देता है। क्लास का नोट अपने आप में सफिशिएंट रहेगा। कोई थ्योरी पेपर आ गया पूरा का पूरा थ्योरी, जैसे ब्लैक मनी एक्ट, तो उन थ्योरीज के लिए हम आपको पीडीएफ देंगे या फिर इंस्टीट्यूट के मैट को रेफर करेंगे। ठीक है, बाय। शुरू करते हैं। लेके हरि का नाम। आज का टॉपिक है इंटरनेशनल टैक्सेस। आपके सिलेबस का सब्सटेंशियल वेटेज है यहां पे। इसमें मैं अपनी तरफ से 4 टॉपिक मानता हूं: डीटीए, ट्रांसफर प्राइसिंग, टैक्स रेट ऑफ नॉन रेसिडेंट एंड एडवांस। लेकिन आपका इंस्टीट्यूट इन दोनों को इंटरनेशनल टैक्सेशन में काउंट नहीं करता। ये आपके सिलेबस में काउंट करता है लेकिन इसको इंटरनेशनल टैक्सेशन में काउंट नहीं करता। यानी हमारा इंस्टीट्यूट
इन दो पेपर्स पे, इन दो टॉपिक्स पे 40% मार्क्स देने के लिए रेडी है। सोचो, यदि ये दो टॉपिक हम जानदार तरीके से कर ले तो पासिंग मार्क्स तो यहीं से आ जाएंगे, 40 में 40। हाँ, लेकिन हम लोग इन दो टॉपिक को भी इंटरनेशनल टैक्सेशन मानते हैं। मुझे लगता है जब तक बच्चे को रेसिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से नहीं आता तब तक वो इंटरनेशनल टैक्सेशन कैसे कर पाएगा। तो ये सब टॉपिक मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन का ही पार्ट मानता हूं, लेकिन आपका इंस्टीट्यूट इन दो टॉपिक को सिलेबस में डाल के बोल रहा है इन दो टॉपिक से हम पूछेंगे 40 मार्क्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डीटीए टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। What is it? दो मेजर सेक्शन से गवर्नड है, सेक्शन 90, 91, लेकिन 90 भी बोल सकते हो, 90A भी बोल सकते हो, 91 भी इसी में है, लेकिन इसके मेजर सेक्शन है 90 एंड 91। स्टार्ट करें। अभी आप 2-4 मिनट पेन नहीं चलाएंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखो, मैं तो हर समय कीबोर्ड चलाता रहूंगा, परंतु आपको हर समय कीबोर्ड नहीं चलाना। आपको बस जब जरूरत पड़े, जब बोला जाए तभी लिखना है आपको। ठीक है, थीम क्या है? थीम यह है कि आप सबको पता है कि आज के दिनों में वर्ल्ड चल रहा है ग्लोबल इनकम का। आज हर आदमी, हर बिजनेस, हर ठीक ठाक बिजनेस, हर कॉर्पोरेट हाउस का बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है। खास करके जब ई कॉमर्स चल रहा है तो भैया किसका माल कहां नहीं बिक रहा। ऐसे में दूसरी कंट्री से पैसा कमाना बहुत फिजिबल है, बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसे में जिस कंट्री में आपने पैसा कमाया उस कंट्री को हम लोग बोलेंगे सोर्स कंट्री, यहां से हमने पैसा कमाया। और जिस कंट्री के आप रहने वाले हो उसको हम लोग बोलेंगे रेसिडेंस कंट्री। सोर्स कंट्री मतलब जहां से मैंने पैसे कमाए, और रेसिडेंस कंट्री मतलब जहां पे मैं रहता हूं। जैसे सपोज दुबई में 2 साल पहले वैट इंट्रोड्यूस हुआ। अब दुबई के सारे लोगों को वैट सीखना है। मैं आपको बताऊं, दुबई का एजुकेशन सिस्टम ऐसे भी पुअर है, ऊपर से वहां पे वैट, पहली बार कोई टैक्स आया वैट। अब वहां के लोगों को वैट सीखना है, और हम इंडिया वाले तो वैट छोड़ के जीएसटी में आ गए। अब उस वैट के नॉलेज का क्या करे? तो सोचा उस नॉलेज का ऐसे पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, निकाल के फेंकने से अच्छा है उसको दुबई में अप्लाई कर देते हैं। तो हमने अपना वैट का नॉलेज ले क्या किया, यहां पे बैठे बैठे दुबई वैट क्लासेज लॉन्च कर दी, और दुबई के लोग हमसे ऑनलाइन वैट पढ़ रहे हैं। हम भी अपना रात में 9 से 12 पढ़ा दे रहे हैं। तो ऐसे में दुबई से हमें मिल रही है इनकम। तो दुबई हमारा हो गया सोर्स कंट्री, और सिंस हम रहने वाले इंडिया के हैं तो इंडिया हमारी हो गई रेसिडेंस कंट्री। अब देखो, ये जो सेक्शन 5 आपको याद है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑफ इनकम टैक्स? सर नहीं याद नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, याद करा देता हूं। इसमें क्या हुआ, जब भी इंटर की बात बोलूंगा ना तो पूरी बोलूंगा, चिंता मत करो। तो इंसिडेंस ऑफ इनकम टैक्स आपको जरूर याद होगा,
आप भूल गए, आपको पता ही नहीं है कि आपको बहुत जोर से याद है। देखो ऐसा कुछ टेबल याद है? हाँ सर ऐसा याद तो आ रहा है, रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में पढ़े थे सर। कॉपी मारे? नहीं नहीं नहीं, कॉपी मत मारो। हाँ आपको याद है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तो क्या बोलते थे हम लोग? टी टी टी, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। एंड इफ यू रिमेंबर, तो इनकम अर्नड इन इंडिया, टी टी टी। उसके बाद और भी कुछ था, वो हमारे काम का नहीं है, लेकिन एक बार लिख देता हूं, पूरा कर देता हूं। इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। कंपनी में एनओआर कॉन्सेप्ट नहीं होता। हाँ, तो एक बार इस बचकानी बात को हटा देता हूं, जो कि कंपनीज में होती ही नहीं है। ये तो कंपनी में होता ही नहीं है। यदि हम लोग सिर्फ इस बात को पढ़े, तो इनकम एंड अर्नड एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, तो ओआर के हाथ में टैक्सेबल और इसके हाथ में नॉन टैक्स। आपको पता है इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है, यदि सोर्स कंट्री है, अपने सोर्स कंट्री है, अपने यहां अर्न हुआ या अपने यहां रिसीव हुआ, अपने सोर्स कंट्री है, तो अपने टैक्स लेंगे ही लेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। अपने टैक्स जरूर लेंगे यदि अपने सोर्स कंट्री है तो। और यदि अपने रेसिडेंस कंट्री है, अपने क्या है? अरे अपने है क्या? अपने रेसिडेंस कंट्री है। यदि अपने रेसिडेंस कंट्री है तो अपने टैक्स लेंगे ही लेंगे। ये आपको ओवरलैपिंग नजर आ रहा है? ये अरे कहां गया ओवरलैपिंग? इन बच्चों को ओवरलैपिंग नजर नहीं आ रहा है? अरे ये ओवरलैपिंग, ये जोन, यहां पे ये लोग भी टैक्स लेते हैं, बोलते हैं ये तो हमारा सोर्स कंट्री है, हम ही सब पैसा कमाया, हम तो टैक्स लेंगे। और यहाँ पे ये लोग भी टैक्स लेते हैं, कौन? रेसिडेंस कंट्री, बोलते ये तो हम टैक्स लेंगे, हमारा रेसिडेंट है। यानी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको एक कंट्री बोलती है टैक्स देना पड़ेगा बिकॉज वी आर सोर्स कंट्री, और दूसरी कंट्री बोलती है नहीं नहीं आपको तो टैक्स देना पड़ेगा, यू आर रेसिडेंट इन इंडिया, तो आपको इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा। अब सपोज एक्स ऑफ इंडिया, एक्स बीइंग ordinarily resident in India, earned income from ऑस्ट्रेलिया, तो इससे ऑस्ट्रेलिया वाले टैक्स लेंगे क्या बोल के? वी आर सोर्स कंट्री, हमारे यहां टैक्स देना ही पड़ेगा आपको, आपने हमारे यहां से कमाया है। और इंडिया वाले क्या बोलेंगे? इंडिया वाले बोलेंगे भैया तुम्हें तो टैक्स देना ही पड़ेगा क्योंकि तुम इंडिया का ऑर्डिनरली रेसिडेंट है, इंडिया में तो टैक्स देना ही पड़ेगा। इस तरीके से एक इनकम पे 2 बार टैक्स लगने की प्रोबेबिलिटी हाई है, होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब यदि एक ही इनकम पे 2 कंट्री एक साथ टैक्स लेगी भैया, तो बंदा क्या डबल टैक्स देगा? तो भैया कौन छोड़ेगा? सोर्स कंट्री छोड़ेगा? रेसिडेंस कंट्री छोड़ेगा? कौन छोड़ेगा? तो भैया हम बोलते हैं ऐसे में कुछ तो करो। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मिलके कुछ मिलके काम करेंगे, एक एग्रीमेंट बनाएंगे कि कुछ इनकम पे आप टैक्स छोड़िए, कुछ इनकम पे हम टैक्स छोड़ते हैं, या कुछ परसेंटेज आप छोड़िए, कुछ परसेंटेज हम छोड़ते हैं, ताकि इस बंदे का गम टैक्स थोड़ा कम हो। कुछ तुम करो कुछ हम करे, मिलजुल कर कुछ गम कम करे, है ना? तो थोड़ा टैक्स वो छोड़ेंगे और थोड़ा टैक्स हम छोड़ेंगे, मिलजुला के टैक्स कम करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोनों कंट्री ने मिलके उसे कुछ रिलीफ दिया, एक एग्रीमेंट बनाया और रिलीफ दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं, लिखना कुछ बता, इसको बोलते हैं बायलैटरल रिलीफ। एंड दिस इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 90। अब सपोज इंडिया और पाकिस्तान, हमारा बंदा पाकिस्तान में जाके कमा रहा है, या पाकिस्तान का बंदा इंडिया में आके कमा रहा है। हाँ,
अब इसके लिए इंडिया और पाकिस्तान को मिलके कोई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करना पड़ेगा। सर हमारा तो डुअल क्रिकेट, डुअल टूर्नामेंट ऑफ क्रिकेट एग्रीमेंट भी नहीं होता, हमारा तो बायोलेटरल क्रिकेट नहीं होता, बायोलेटरल टॉक होनी मुश्किल हो जाती है। हम अपने यहां मीटिंग करते तो पाकिस्तान को बुलाते नहीं है, तो हमारे यहां कहां एग्रीमेंट हो पाए। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी किसी कंट्री के साथ हमारा एग्रीमेंट हो ही नहीं पाता। वैसे इंडिया के साथ पाकिस्तान का डीटीए है, लेकिन वो लिमिटेड डीटीए है, मैं उसके बारे में तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। तो डीटीए हर एक कंट्री के साथ हर एक इनकम पे नहीं हो सकता। हमारा भी पाकिस्तान के साथ सिर्फ एयरलाइन और शिपिंग पे डीटीए है और किसी इनकम पे डीटीए नहीं है। तो वहां के प्लेयर यहाँ पे क्रिकेट खेलने आएंगे तो हम भैया पूरा टैक्स लेंगे, पहले बता देते हैं। हाँ, और हमारे प्लेयर वहां पे जाएंगे तो सोच ले जाओ कोहली साहब, एकदम अच्छे से सोच ले जाना, पूरा टैक्स लग सकता है। वैसे कोहली को पाकिस्तानी भी बहुत प्यार देते हैं, लेकिन टैक्स पूरा लेंगे वो, क्योंकि हमारे बीच में कोई डीटीए नहीं है इस तरह का। तो जब कोई डीटीए नहीं हो तो कोहली साहब बोलेंगे हम 2 जगह टैक्स देंगे। आप बताइए सर, हम 2 जगह टैक्स देंगे, तो बताओ क्या कोहली साहब से 2 जगह टैक्स लगने दे क्या? तो ऐसे में एक और कॉन्सेप्ट आता है, उसका नाम है यूनिलेटरल रिलीफ। उसमें हम बोलेंगे कि भैया हम अपने प्लेयर को रिलीफ देंगे, आपका प्लेयर आप जाओ। यानी यूनिलेटरल रिलीफ हम लोग देते हैं अपने रेसिडेंट इन इंडिया को, और किसी को हम यूनिलेटरल रिलीफ नहीं देते। यानी यदि हमारा रेसिडेंट फॉरेन में जाके कमाया और फॉरेन में भी टैक्स दिया, यहां पे भी टैक्स दे रहा है, तो हम बोलेंगे भाई तू चिंता मत कर, तू भारत का वासी है, भारत विल लुक आफ्टर यू। माना मेरा और उस कंट्री का बायोलेटरल एग्रीमेंट नहीं हो पाया, कोई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं हो पाया, कोई ट्रेटी नहीं हो पाई, फिर भी तुझे हम रिलीफ देंगे अपनी तरफ से, और इस रिलीफ को बोलते हैं यूनिलेटरल रिलीफ, एंड दिस इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 91। यहां तक बात समझ में आई? अब हम लोग को सेक्शन 90 और 91 में है क्या, रिलीफ क्या है ये बताइए, तो वो हम लोग अब करेंगे। दिस वॉज द 10 मिनट इंट्रोडक्शन। यहां तक क्लियर हुआ? तो चलिए पहले यहां तक लिख लेते हैं। क्लास नोट, आपने अभी तक क्या लिखा है? सर अभी तक हमने सिर्फ ये लिखा है। शुरू करिए। डबल टैक्सेस, tax is levied on the basis of source of income and residence of recipient. Tax is levied on the basis of source of income and residence of income earner. In the modern world, it is quite possible that an income earner, तो बहुत तेज लिखते हैं आप, हाँ यार मैं बहुत तेज लिखता हूँ, साथ में आओ। In the modern world, it is quite possible that an income earner has a residence in one country, and source in another country. Residence in one country and source in another country.
Tax is levied on the basis of source of income and residence of income earner. In the modern world, it is quite possible that an income earner has residence in one country and source of income in another country. In such case, country A and country B both will charge tax, which results into double taxes. साथ में हो, रेफरेंस लिए टेबल बहुत अच्छी है, इससे आपको समझ में आया क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, तो आप इसको रेफरेंस ले लिख सकते हो। रेफर सेक्शन 5। तो ऐसे में आपके ऊपर एक साथ 2 कंट्री में टैक्स लग गया, और आपकी 2 जगह टैक्सेस लायबिलिटी अराइज हो गई। यहां पे देखो आपका डबल टैक्स लग गया इस एरिया में। एक कंट्री टैक्स ले रही ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस और दूसरी कंट्री टैक्स ले रही ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। या to avoid double taxation, government of country provides some relief। दो हम कभी ये नहीं बोलते कि हम आपका डबल टैक्सेशन होने नहीं देंगे, हम बोलते हैं कि हम आपका कुछ रियायत करेंगे। आप ये मत बोलिए मेरा दोनों जगह टैक्स लग रहा है, आप एक ही जगह लीजिए, वो ले रहे आप छोड़ दीजिए, आप ले रहे वो छोड़ दे। हम बोला ऐसा हमने कभी नहीं प्रॉमिस किया, हम बोल रहे हैं कि हम आपको कुछ रिलीफ देंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे सर पे मत आ जाना कि हम तो वहां पे टैक्स दे दिए, यहाँ पे नहीं देंगे, ये बोलने से नहीं चलेगा। हम आपको यथाशक्ति जितना हो सकता है, जितना फिजिबल है, उतना हम आपको रिलीफ देंगे। ओके ओके। अब ये रिलीफ 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलीफ। One, bilateral relief, सेक्शन 90, 90A, आप पढ़ेंगे 90A भी। एंड यूनिलेटरल रिलीफ। 2 तरह की रिलीफ क्यों ही आपको क्लियर है? क्योंकि हो सकता है हमारा दूसरी कंट्री के साथ एग्रीमेंट ना हो पाए। वी ट्राई आवर बेस्ट टू गेट दिस रिलीफ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस कंट्री के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया। वर्ल्ड की 200 कंट्रीज है, सबके सब के साथ हमारा एग्रीमेंट होना फिजिबल नहीं भी हो, तो जिन जिन के साथ हमारा एग्रीमेंट नहीं है उस केस में हम आपको अपनी तरफ से कुछ रिलीफ देंगे, और उस रिलीफ का नाम है सेक्शन 91। एंड सेक्शन 91 एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इन इंडिया ओनली। अरे हमारा उस कंट्री के साथ एग्रीमेंट नहीं हो पाया, तो हम अपने लोगों को रिलीफ देंगे, तुम अपने लोगों को रिलीफ दो।
है ना। हम पाकिस्तानियों को क्यों रिलीफ दे? या तो तुम्हारी कंट्री को बोलो कि हमारे साथ एग्रीमेंट करे, और नहीं तो तुम जानो, तुम्हारी कंट्री जाने, हम जाने दे, हमारे लोग को हम जाने दे। चलो, इतना आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जितना मैंने बताया उतना मैंने कॉपी में लिखा दिया, ठीक है ना। अब हम लोग कहां जा रहे हैं? अब हम लोग जा रहे हैं बायलैटरल रिलीफ, सेक्शन 90, 98। इसी को बोल सकते हो आप डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसी को आप बोल सकते हो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रेटी या ट्रेटी। ट्रेटी मतलब एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। आओ सब साथ में, नाइस, सब साथ में और पढ़े। व्हाट इज इट? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सेक्शन 90 में पावर दिया गया है। इसमें पावर दिया जाए, सेक्शन 90 में पावर दिया गया। आ जाओ साथ में, आ जाओ, कॉपी बाद में मारना, ये सब लिखना नहीं है आपको, फिर मैं लिखाऊंगा आराम से, पहले समझो फिर लिखो। तो हमारे इनकम टैक्स के सेक्शन 90 में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये स्पेसिफिक पावर दिया हुआ है कि वो किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करे और टैक्स में कुछ रिलीफ दे। और सेक्शन 90 इज नॉट कन्फाइंड टू टैक्स रिलीफ, इज नॉट कन्फाइंड टू टैक्स रिलीफ। ये डबल टैक्सेशन हो रहा है इसलिए टैक्स रिलीफ दीजिए, डबल टैक्सेशन हो रहा है इसलिए टैक्स रिलीफ दीजिए। इट इज नॉट कन्फाइंड टू दैट, इट इज मच मोर देन दैट। ये बोल रहा है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कर सकती है और एग्रीमेंट दे करके टैक्स में रिलीफ कर सकती है इन फॉलोइंग सिचुएशंस। नंबर 1, जब उसका डबल टैक्सेशन हो रहा है तो हम रिलीफ करेंगे। कैसे रिलीफ? कुछ तुम करो कुछ हम करें, कुछ आप टैक्स कम करो, कुछ टैक्स हम कम करते। या फिर ऐसा एग्रीमेंट कर सकती है कि इन इनकम पे आप टैक्स मत लीजिए, इन इनकम पे हम टैक्स नहीं लेंगे, ऐसा भी कर सकती है। वो टैक्स रिलीफ दे सकती है जस्ट टू प्रमोट म्यूचुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा है, फिर भी हम बोले कि ठीक है, हम आपके सिटीजन्स यहां पे बिजनेस करेंगे तो टैक्स कम लेंगे, हमारे सिटीजन आपके यहां बिजनेस करें तो आप टैक्स कम लीजिए, जस्ट टू प्रमोट म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन। ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम आपको डेटा शेयर करेंगे। अब देखो, पहले बात में हो रही थी, पहले 3 में बात हो रही थी हम आपको टैक्स रिलीफ देंगे, अब बातें हो रही है टैक्स रिलीफ हो गया, टैक्स रिलीफ खत्म, अब हम आपके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम आपके साथ डेटा शेयर करेंगे। स्विट्जरलैंड के साथ हमने ट्रेटी किया, तो स्विट्जरलैंड से आए दिन इंस्टॉलमेंट में इंफॉर्मेशन आ रही है कि किन किन भाइयों का बहनों का स्विस बैंक में अकाउंट है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कर सकती है कि आप हमारे साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करिए ताकि हम अपने टैक्स अवॉइडेंस को एलिमिनेट कर पाए, या फिर आप हमारे साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करिए ताकि हम अपने टैक्स की रिकवरी कर पाए। सर एक मिनट, चौथे और पांचवें में क्या अंतर हुआ? चौथे में हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 4 में हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, वी आर एंटरिंग विथ एन एग्रीमेंट विद द फॉरेन गवर्नमेंट टू शेयर द इंफॉर्मेशन, टू एक्सचेंज द डेटा, टू एलिमिनेट टैक्स इवेशन, टू अवॉइड टैक्स इवेशन। 5th पॉइंट में मैं बोल रहा हूं, वी आर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद द फॉरेन गवर्नमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा, फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? अंतर यह है, ये हमारे यहां एक भाई साहब है, उन्होंने हमारे यहां इनकम डिस्क्लोज की है, ये मेरी इनकम है 350 करोड़, तो
हमें इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो कोई टैक्स इवेड कर रहे हैं, नहीं, वो अपनी पूरी इनकम बता रहे हैं 350 करोड़। वो ये भी बता रहे हैं कि 350 करोड़ पे उनको टैक्स देना है 150 करोड़, लेकिन वो साथ ही साथ ये बोल रहे हैं मेरे पास 150 करोड़ नहीं है, मेरे पास सिर्फ 20 करोड़ है। हम बोल रहे भैया हम तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच देंगे, बोला बेच दीजिए, मेरे पास सिर्फ 20 करोड़ ही है। हमने उसकी इंडिया की सारी प्रॉपर्टी जब्ती कर ली और अपना 20 करोड़ तो निकाल लिया, लेकिन अभी भी हमें उनसे 130 करोड़ निकलवाना है। देयर इज नो लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि उसकी इनकम कितनी है, वो कोई टैक्स स्किप नहीं कर रहा है, लेकिन वो टैक्स दे नहीं रहा है। अब हो सकता है आपकी कंट्री में उसकी प्रॉपर्टी हो जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, यदि है तो प्लीज इंफॉर्मेशन शेयर करिए और उसकी वहां से प्रॉपर्टी बिकवाने में हमारी मदद करिए। अब मालूम पड़ा कि उसकी लंदन में प्रॉपर्टी है जिसकी अकेले की कीमत 200 करोड़ है, तो हमने इंग्लैंड से बात किया, यूके वाले से, वहां पे तो अपने भाई साहब बैठे अभी इन दिनों में, तो हमने क्या नाम उनका, सुख ऋषि सर से बात की, ऋषि सर देखिए, तो ऋषि सर ने बताया है ना इसी इंडिया में हमारे यूके में 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। हमने बोला वो प्रॉपर्टी बिकवा दीजिए थोड़ा, तो ऋषिकेश ने भैया फिर उस डीटीए एग्रीमेंट के तहत हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की और हमें कोऑपरेट किया एज पर दैट एग्रीमेंट। ही इज ड्यूटी बाउंड टू डू दैट, ही इज नॉट डूइंग एनी फेवर ऑन अस, he is supposed to do that because we have entered into an agreement। यदि हमारी रिकवरी यहां से नहीं हो पा रही है तो आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, और यदि आपकी रिकवरी वहां नहीं हो पा रही है तो हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे और कोऑपरेट करेंगे। इस तरीके से हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट काम करता है, जिसका नाम है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। लेकिन वो एग्रीमेंट सिर्फ डबल टैक्स अवॉइड करने के लिए नहीं है, वो डबल टैक्स अवॉइड करने के लिए है, वो म्यूचुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है, वो टैक्स रिकवरी के लिए है, और वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए है, ताकि टैक्स जल्दी से जल्दी रिकवरी की जा सके। ठीक है, तो भैया बायलैटरल रिलीफ में जैसा आपने अभी समझा कि वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को एक टैक्स रिलीफ देने का पावर नहीं है, टैक्स रिलीफ देने का पावर है, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का पावर है, और फॉरेन गवर्नमेंट के साथ टैक्स रिकवरी में सपोर्ट करने का भी पावर है। तो यदि सेक्शन 90 मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? एज पर सेक्शन 90 सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड, सेक्शन 90 empowers central government to enter into an agreement with the government of foreign country in relation to point number 1 for granting some relief in taxation to avoid double taxation, या for granting certain relief in taxation in respect of income which is taxed in India as well as taxed in the foreign country. Number 2, to granting relief in taxation by way of charging tax in either of the country. Number C, by granting some relief in taxation for mutual economic development. पहले दोनों पॉइंट में हम इसलिए रिलीफ दे रहे थे क्योंकि डबल टैक्स हो रहा था, तीसरे पॉइंट में हमारा कोई डबल टैक्स नहीं हो रहा है, फिर भी हम रिलीफ दे रहे हैं फॉर प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशनशिप। पॉइंट नंबर 4, फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अवॉइडिंग इवेशन ऑफ टैक्स। पॉइंट नंबर 5, फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स। यदि आपको एकदम क्लियर हो गया है तो आप लिख सकते हो, आओ लिखे। एज पर सेक्शन 90 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, हमारे इनकम टैक्स एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी लिख दूं चलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड, जिसको प्रॉब्लम होती है फुल फॉर्म लिखो। Central government is empowered to enter into an agreement
with the government of foreign country in relation to या in respect of colon point number A. Number 2, providing relief in taxation by way of इसको थोड़ा चेंज करूंगा ड्राफ्टिंग in respect of doubly taxed income charging tax by either of the country. Number C, providing relief in taxation to promote mutual economic relationship. Ready? Number next, to exchange information to avoid tax statement. To exchange information for quick recovery of tax. स्टेटमेंट की जगह इवेशन कर दो. तो इन वेरियस रीजंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कर सकता है. ऐसा हमारे लॉ ने उन्हें पावर दी. नोट 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 नंबर 1 साथ में हो. अच्छा, ये एग्रीमेंट हो गया तो क्या होगा? यदि ये एग्रीमेंट हो गया तो ये एग्रीमेंट एक्ट को सुपरसीड करेगा. सच DTAA ऑब्लिक ट्रेटी एक ही वर्ड है. हाँ, एग्रीमेंट और ट्रेटी एक ही वर्ड है.
such double tax avoidance treaty shall supersede IT Act. अरे अपने पाव पे तुलाड़ी, हाँ हम ही ने बोल दिया ये हमें सुपरसीड करेगा। आपको सुपरसीड वर्ड अच्छा नहीं लगा, आप डोमिनेट लिखिए, ठीक है। इन केस IT Act is more favorable to SSE than treaty। ये क्या बोल रहे हैं सर? ये सर क्या बोल रहे हैं आप? कैसे IT Act कैसे फेवरेबल हो सकता है देन ट्रेटी? ट्रेटी तो बनाया ही जाता है टू ग्रांट सम रिलीफ, तो हर हाल में ट्रेटी में आपको रिलीफ दिया जाए, कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, तो ट्रेटी IT Act से ज्यादा फेवरेबल कैसे हो सकता है पहले बताइए, उसके बाद ये सेंटेंस पूरा करिएगा। तो समझो IT Act तो हर साल अमेंड होता है। हमारा वर्ल्ड की सपोज 120 कंट्री के साथ ट्रेटी है, तो क्या ये 120 ट्रेटी हर साल अमेंड हो रही है? आज से सिर्फ 2-3 साल पहले इंडिया में टैक्स रेट था 30% कंपनीज के ऊपर, आज 15%। हाँ, तो इंडिया का तो टैक्स 30 से 15 हो गया है, लेकिन ट्रेटी हो सकता है अपडेट नहीं हुई हो, सभी कंट्री कोरोना में बिजी थे, ट्रेटी नहीं अपडेट हुआ। तो जिस समय हमारी कंट्री का टैक्स रेट 30% था, उस समय हमने रिलीफ देते हुए समय बोला कि ठीक है हम लोग 20% टैक्स कर देते। तो ट्रेटी ने उस जमाने में तो रिलीफ ही दिया कि 30% की जगह 20% टैक्स, लेकिन आज तो इंडिया में खुद में ही 15% टैक्स है। सपोज हाँ, मैं इस पे डिबेट नहीं कर रहा हूं कहा 30 कहा 15, लेकिन सपोज ऐसा तो हो सकता है ना कि बाद में IT Act अमेंड होके ज्यादा बेनिफिशियल हो गया देन कंपैरिजन टू ट्रेटी। इन दैट केस, तो इन केस IT Act इज मोर फेवरेबल टू SSE इन कंपैरिजन टू ट्रेटी, देन बताओ क्या? देन IT Act शैल बी एप्लीकेबल। मतलब सब मिला के बोलने की इतनी सी बात है कि भैया जिसमें तुमको ज्यादा रिलीफ मिले वो अप्लाई होगा। और यदि आप बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं बोल सकते, एक बात बोलिए, तो एक बात तो भैया ट्रेटी अप्लाई होगा। नॉर्मली ट्रेटी अप्लाई होगा, लेकिन ट्रेटी से तुमको नुकसान हो रहा है, IT Act तुम्हारे फेवर में है, तो फिर ठीक है IT Act विल बी एप्लीकेबल। बात क्लियर? एग्जाम में ये दोनों बातें बहुत पूछता है, ठीक है। ये तो शॉर्ट नोट आ जाएगा, ये तो इसकी तो चांसेस कम है, हाँ, लेकिन ये नोट के ऊपर सम बनाते लोग बहुत पूछता है। अब देखो ये कैसे होता है, इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली समझो। हमारी कंट्री और वर्ल्ड की कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे और कोई फिक्स मॉडल लेके आएंगे, बहुत सारे फिक्स मतलब रेडीमेड मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स को लेके बैठेंगे कि भाई इसमें क्या क्या रखना है, एक ट्रेटी बना लेते हैं टैक्स अवॉइडेंस के लिए, उस मॉडल्स को लेके लोग बना लेंगे, और दोनों गवर्नमेंट जहां जहां राजी हो वो पॉइंट बन जाएंगे, और ये ट्रेटी दोनों गवर्नमेंट साइन कर देंगे और बन गया DTA। ऐसा हमने UK के साथ बना लिया, USA के साथ बना लिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ बना लिया, हर एडवांस कंट्री के साथ बना लिया, इवन पाकिस्तान के साथ भी बना लिया, लेकिन पाकिस्तान के साथ सिर्फ 59 एयरक्राफ्ट में बना। अब कोई भी इनकम आएगी, सपोज मेरा एक क्लाइंट आया UK से, UK का मेरा क्लाइंट है, अब मेरे को उसकी इनकम असेस करनी है, तो अब मेरे को UK के साथ हमारा क्या ट्रेटी हुआ है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरा IT Act का नॉलेज काम नहीं करेगा। अब UK के साथ हमारा क्या ट्रेटी हुआ वो पढ़ना पड़ेगा, और वो प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। और ऐसी वर्ल्ड के साथ जितनी कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेटी हुआ है सब अलग अलग है, तो जब हमारा जो क्लाइंट हाथ में आएगा उस क्लाइंट का हम एक बार ट्रेटी रेफर करेंगे। आपके सिलेबस में अच्छा है, एक भी ट्रेटी सिलेबस में नहीं डाला, खाली बेसिक नॉलेज डाल के छोड़ दिया। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला कि इंटरनेशनल टैक्सेशन प्रैक्टिकली जितना स्ट्रांग है ना, एकेडमिकली एकदम आसान है। एकेडमिकली एक भी ट्रेटी नहीं पढ़ाया। बात क्लियर? बात क्लियर। चलो अच्छी बात। सर इस पे थ्योरी आएगी कि सम्स आएंगे? नहीं, सम्स भी आएंगे।
एक बार एक नोट के लिए आप स्पेस छोड़ दो, वो मैं सम्स के साथ आपको बताऊंगा। अभी वो बताऊंगा तो सेंस नहीं, आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो आप 2 से 3 लाइन छोड़ दो, ठीक है, और शुरू हो जाइए इलस्ट्रेशन में। मुझे नहीं लगता चल रहा है तो वो भी बंद कर दे, मार्केट में बहुत ठंडा है अभी। इलस्ट्रेशन ये तो बंद कर ही दे, चलने दे। इलस्ट्रेशन ठंड लग रही तो बंद कर दे। इलस्ट्रेशन आपको दिया हुआ है एच लिमिटेड earned या एच लिमिटेड फर्निश्ड यू फॉलोइंग डिटेल। मैंने आपको शुरू से बोला हम लोग सम्स में ज्यादा वेटेज देंगे। बिजनेस इनकम इन इंडिया 50 lakh। बिजनेस इनकम इन कंट्री एट्स इन कंट्री ए इन कंट्री ए 30 lakh। इंटरेस्ट इनकम इन इंडिया 10 lakh। टैक्स पेड इन कंट्री ए 5 lakh। एच पर ट्रैक्टिव विथ कंट्री ए 70% of tax paid in foreign country in country A shall be allowed as relief। Find tax liability। ये इसका सबसे सिंपलेस्ट वर्जन है। आई होप ये आपके ओरल भी हो सकता है आपसे, लेकिन पहला सेमेस्टर में पूरा आराम से डिटेल में करते हैं, अदरवाइज ये सम तो ओरल है। साथ में हो कॉपी हो गया सम। तो भैया पहले तो आपको नॉर्मल जैसे सम बनाना है वैसे ही बनाना है, और फिर लास्ट में इस ब्लू लाइन को थोड़ा ध्यान देके पढ़ लेना है। इस ब्लू लाइन में क्या दिया हुआ है? इस ब्लू लाइन में दिया हुआ है कि कंट्री ए के साथ हमारा ट्रेटी है कि जितना भी हमने कंट्री ए में टैक्स दिया है उसका 70% हमें यहां पे रिलीफ मिल जाएगा। और साथ में कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एच लिमिटेड, एकदम क्रेडिट सम है, वार्म अप सम। सिंस आप इंडियन कंपनी हो इसलिए आप रेसिडेंट इन इंडिया हो, आप रेसिडेंट इन इंडिया हो इसलिए आपकी सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, चाहे इंडिया में कमाए या फॉरेन में कमाए, इसलिए ये इनकम भी टैक्सेबल, ये इनकम भी टैक्सेबल, ये इनकम भी टैक्सेबल। याद है आपकी जीटीआई, कोई डिडक्शंस आपको मिल नहीं रहा है इसलिए टोटल इनकम भी यही है 90 लाख। टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना आ गया आपको पता है? 90 लाख पे टैक्स 30%। हाँ, हम लोग अज्यूम कर लिए कि इसके ऊपर कंपनी का, कंपनी है ना एच लिमिटेड, कंपनी है ना एच लिमिटेड, और कंपनी के ऊपर हमने 30% टैक्स अज्यूम कर लिया। आपको पता है कंपनी में सरचार्ज तब लगता है जब इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, तो सरचार्ज तो लगेगा नहीं, हाँ सेस लगेगा 4%, तो इंटू 104%।
तो ये इनका टैक्स आ गया 90 लाख इंटू 28,08,000। ठीक है, साथ में हो। किसी को 28.8 नहीं आया तो ऐसे करो, ऐसे करो, मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। बाबा तुम बहुत बच्चे हो। 90 लाख का 30%, यह है 27 लाख। 27 लाख का 4%, 1,08,000। 27 लाख टैक्स, 1,08,000 सेस, हेल्थ एजुकेशन सेस, और दोनों मिलाकर हो गया 28,08,000। आई होप क्लियर। एग्जाम में आप ऐसे डायरेक्ट दिखा सकते हो, ऐसे डायरेक्ट दिखा सकते हैं। हाँ, 90 लाख का 30%, 27 लाख। 27 लाख का 4%, 1,08,000। सब मिला के 28,08,000 लेस। अब आपको रिलीफ मिलेगी एज पर दिस अंडर सेक्शन 90। कितना मिलेगा? अब आप ये ब्लू लेटर पढ़ लीजिए, दिया हुआ सब में। जितना आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स दिया था उसका 70% आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो आपने फॉरेन कंट्री में कितना टैक्स दिया है? 5 लाख। तो 5 लाख का 70%, 3.5 लाख का आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो आपका फाइनली टैक्स लायबिलिटी आ गया 24.58। सब रेडी? सिंपलेस्ट वर्जन फिनिश करते हैं, अच्छे सम्स में आगे बढ़ते हैं। वी आर मूविंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये हमारे टेलर मेड सम चल रहे हैं। पहला सम एकदम बच्चा, इतना आसान सम आपको कहीं नहीं मिलेगा। इलस्ट्रेशन 2। अब आपको समझ में आ गया कि पहले नॉर्मल टैक्स निकालना पड़ता है और फिर जो सब में रिलीफ का प्रोविजन है ना वो सब में दिया रहता है, वो रिलीफ के प्रोविजंस को पढ़ना पड़ता है, उसके अनुसार टैक्स निकालना रहता है। इलस्ट्रेशन 2 ये सब भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन ये एग्जाम में पूछता है। आपको दिया हुआ मिस्टर एक्स एन ऑर्डिनरली रेसिडेंट furnished to following details. Business income in India 80 lakh. Business income in country A 50 lakh. Interest income in India 20 लाख। सब साथ में हो। LIC प्रीमियम पेड इन इंडिया 2 लाख। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन इंडिया फॉर हिमसेल्फ 40,000। टैक्स पेड इन कंट्री ए, पिछले समय नहीं दिया था क्या कंट्री ए? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, लिख लो टैक्स पेड इन कंट्री ए। तो टैक्स पेड इन कंट्री ए 8 लाख रुपए। एज पर दी ट्रेटी विद कंट्री ए। अच्छा एक लाइन और लिख लेते हैं। ही हिमसेल्फ इज हैंडीकैप्ड।
एज पर ट्रेटी विद कंट्री ए, टैक्स पेड इन कंट्री ए शैल बी 90% allowed as relief. Find his tax liability. ये सम ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन एग्जाम में पता नहीं क्यों इतना आसान सम बहुत पूछता है। अब आपको पता है इस सम में पिछले सम में क्या डिफरेंस है। पिछले सम में कोई डिडक्शंस का लफड़ा नहीं था, लेकिन इस सम में ये सारे 3 पॉइंट डिडक्शन से रिलेटेड है ना। ये 3 पॉइंट डिडक्शन से रिलेटेड है। ये खतरा है। यदि बच्चे को इंटर का डिडक्शंस याद नहीं है तो संबंध ही नहीं है उससे। सर हमको याद है, ठीक है, ट्राई करो आप, ट्राई करो, ट्राई करो। साथ में है, आओ शुरू करें। सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स। शुरू हो जाओ। बिजनेस इनकम इन इंडिया, लेयर धीरे धीरे उठेगी। दूसरा सम भी बहुत आसान है। बिजनेस इनकम इन इंडिया 80 लाख, बिजनेस इनकम इन कंट्री ए 50 लाख, क्योंकि हमारे जो एच साहब है ना वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट है, और जो बंदा ऑर्डिनरली रेसिडेंट होता है उसको ऊपर हमेशा लगता है टीटीटी। वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में कमा ले उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए उसके हाथ में इनकम टैक्सेबल। बिजनेस इनकम इन कंट्री ए 50 लाख, इंटरेस्ट इनकम इन इंडिया 20 लाख। ये हो गई इनकी जीटीआई। 8 5 13 2 15, 150 लाख। अब आपको यदि याद है तो बल्ले बल्ले कि आपको डिडक्शंस मिलेगा अंडर सेक्शन 80C, और 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने पे 1.5 लाख तक का डिडक्शंस मिलता है। यदि याद नहीं है तो वापस से सुनो। 80C में लाइफ इंश्योरेंस एसेट्रा पे करने के लिए 1.5 लाख का डिडक्शंस मिलता है। तो आपने लाइफ इंश्योरेंस पे किया है 2 लाख का, लेकिन डिडक्शंस मिलेगा आपको सिर्फ 1.5 लाख का। यह क्या है? 80C का डिडक्शंस। आई होप याद आया। वैसे ही अब आपको डिडक्शंस मिलेगा अंडर सेक्शन 80D। 80D में मेडिकल इंश्योरेंस पेमेंट करने का डिडक्शंस मिलता है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करने का डिडक्शंस मिलता है। मैं याद होगा 25 + 25, अपने फैमिली के लिए 25 और मम्मी पापा के लिए 25, फैमिली 1 के लिए 25, फैमिली 2 के लिए 25, यानी अपने वाइफ अपने लिए और अपने डिपेंडेंट बच्चों के लिए 25,000, और अपने मम्मी पापा के लिए 25,000, और मम्मी पापा सीनियर सिटीजन है तो 50,000। लेकिन यहाँ पे मम्मी पापा की नौबत ही नहीं आ रही है, बिकॉज यू आर पेइंग फॉर योर सेल्फ। सिंस यू आर पेइंग फॉर योर सेल्फ, एज्यूम यू आर नॉट अ सीनियर सिटीजन, तो आपको 25,000 का डिडक्शंस मिल जाएगा, मैक्सिमम 25,000। तो माना आपने प्रीमियम दिया है 40,000, लेकिन आपको डिडक्शंस मिलेगा मैक्सिमम 25,000। साथ में हो? तो डिडक्शंस मिलेगा 25,000। हो गया? अब
आप हैंडीकैप्ड हो, हैंडीकैप के लिए 80 यू में डिडक्शंस है, हैंडीकैप के लिए 80 यू में एक डिडक्शंस है कि जो बंदा खुद हैंडीकैप्ड है वो 80 यू में चाहे तो डिडक्शंस ले सकता है। इतना 75,000, कुछ नहीं बोले तो 75,000 ही मान लीजिए। सीवियर डिसेबिलिटी पे 1,25,000 है, लेकिन कुछ नहीं बोला तो सीवियर डिसेबिलिटी नहीं मानेंगे। सीवियर डिसेबिलिटी बहुत खतरनाक है, 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल डिसेबिलिटी मानेंगे और 75,000 का डिडक्शन देंगे। आई होप ये सेक्शंस आपको याद होगा। अमाउंट भले भूल गए होंगे तो वापस अमाउंट याद दिला दूं। डिसेबिलिटी के लिए 75,000, सीवियर डिसेबिलिटी के लिए 1,25,000। और कुछ याद आ रहा है क्या? यदि याद नहीं आ रहा है तो याद करो। आपने ATTTA पढ़ा था, ATTTA में आपने पढ़ा था कि सेविंग इंटरेस्ट लिए 10,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। ये इंटरेस्ट इनकम सेविंग इंटरेस्ट है कि FD इंटरेस्ट है, कुछ नहीं पता, हो सकता है दोनों मिला के हो। तो भैया हम ये मान लेते हैं कि इसमें सेविंग इंटरेस्ट 10,000 का तो इंक्लूडेड है और आप इसको 10,000 तक का डिडक्शन दे दीजिए। सर एकदम याद नहीं आ रहा ATTTA। यार हमने ATTTA पढ़ाया था फाउंड डिडक्शंस में, थोड़ी थोड़ी आमदनी, उसमें हमने बोला था कोई भी इंडिविजुअल HUF यदि सेविंग अकाउंट से या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से कोई इंटरेस्ट इनकम अर्न करता है तो 10,000 तक का डिडक्शन मिलता है। तो ये उसी सेक्शन का हमने डिडक्शन यहाँ पे दिया है। नहीं पता तो बस याद करो, उपाय क्या है, धीरे धीरे याद होगा ना। ये तो अचानक आपको इंटर पूरा याद थोड़ी आ जाएगा। लेकिन मैंने आज आपको ये हिंट्स भी दे दी, शुरू से बोल रहा हूं कि हल्का फुल्का इंटरमीडिएट आपको पढ़ते रहना चाहिए और ये हल्का फुल्का ही है। क्या सर पूरा डिडक्शन पूछ लिए फिर बोलते हैं चलो थोड़ा ज्यादा हो गया बस, लेकिन है। टोटल इनकम 1 लाख, 2.5 लाख, 2,60,000, 147.6, ये आपकी हो गई टोटल इनकम। साथ में हो, बस इसी पोर्शन के लिए एग्जाम में पूछता है, क्योंकि उनके लिए तो एकदम आसान है कि इसमें फाइनल का हमने क्या पूछा, ये तो एकदम आसान सा है। लेकिन आपको पता है इसमें इंटर एलिमेंट मिक्स करने के कारण ये सब अनड्यूली टफ हो गया। ठीक है, अब इसको ऊपर हमें निकालना है टैक्स लायबिलिटी। आई होप आपको टैक्स निकालना आता है। पहले 2.5 लाख पे निल हो रहा है, हो रहेगा। पहले 2.5 लाख पे निल, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%। याद आ रहा है ये सब? ये याद आ रहा है। 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पे 20%। आई होप तुम्हें याद आ रहा होगा कि पहले 10 लाख पे 1,12,500। ये पहले के 10 लाख है ना, ये 2.5 लाख, 2.5 लाख और 5 लाख। पहले के 10 लाख पे हमेशा टैक्स आएगा 1,12,500 और बाद बाकी 137,40,000 पे टैक्स हो गया 30%। स्लैब रेट, इंडिविजुअल पे स्लैब रेट लगती है, कंपनी में डायरेक्ट 30% लगता है। तो भैया ये आ गया आपका 41,22,000 और इन सबको मिला के आपका टैक्स आ गया 42,34,500। साथ में हो क्या? यदि आपको मेरी स्पीड तेज लग रही है, हो सकता है पहली क्लास में बच्चे थोड़ा सा इस स्पीड को तेज माने, तो ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा स्लो करिए आप। वैसे मैं अपनी जान में बहुत ही धीरे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब आपको पता है कि इस बंदे की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से कम है। तो मैं आपको वापस से याद दिला दूं टैक्स रेट। यदि आपकी इनकम 50 लाख तक है तो सरचार्ज होता है निल, सरचार्ज होता है निल। यदि आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 CR है,
अप टू 1 CR है तो सरचार्ज होता है 10%। 10%। यदि आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और अप टू 2 CR तक है तो सरचार्ज हो जाता है 15%। यदि आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, अरे ध्यान है क्या, कुछ ध्यान भी आ रहा है, 2 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 5 CR है तो आपका सरचार्ज हो जाता है 25%। और यदि आपकी इनकम, या ये लिखने से नहीं होगा, ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपका सरचार्ज हो जाता है 37%। ये हमारे सरचार्ज का नियम है। और आपको पता है हमारे बंदे की इनकम है 1 करोड़ से ज्यादा और 2 करोड़ तक, तो 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ तक वाले को टैक्स देना पड़ेगा 15% एट द रेट 15%। तो 15% ऑफ 42,34,500, 6,35,175। अब आप टोटल बता दीजिए इन दोनों को जोड़ के। 48,69,675। अब ऐड करिए हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। 48,69,675। 48,69,675 पे 4% हेल्थ एजुकेशन सेस, या 1,94,787। कंफर्म करो। या आ गई आपकी टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेस। $50,64,462। यहां तक आप ध्यान दो तो कुछ भी डीटीए का कॉन्सेप्ट आया नहीं यूज। बेचारा डीटीए तो लास्ट में एक लाइन लेकर आता है, लेस रिलीफ अंडर सेक्शन 90, और उसमें बस उस लाइन को पढ़ते डाल देते हैं। इसको एज पर दी ट्रेटी विथ कंट्री ए, टैक्स पेड इन कंट्री ए शैल बी 90% अलाउड एज रिलीफ। और टैक्स पेड इन कंट्री ए कितना है? 8 लाख। तो 8 लाख का 90% आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये जो सब में दिया हुआ था एच पर दी ट्रेटी हमने लगा दिया। तो सर ट्रेटी का प्रोविजन हमेशा सब में दिया रहेगा। यस, ट्रेटी यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर, ट्रेटी का प्रोविजन हमेशा सब में दिया रहेगा। और सर रिलीफ हमेशा सेस से बाद लगेगा। यस, ये रिबेट नहीं है, रिबेट सेस से पहले लगता था, रिलीफ सेस से बाद लगेगा। टैक्स पेबल कर तो भले, या ऐसे बोलो टैक्स लायबिलिटी आफ्टर रिलीफ। कितना? 44,000। इसको हमने क्या किया? राउंडेड ऑफ कर दिया। आई होप यहां तक क्लियर। इस सम में यदि किसी को ये सम थोड़ा सा टफ लग रहा है, इसका मतलब उसका डिडक्शंस पार्ट ढीला था, इसका मतलब उसको सरचार्ज याद नहीं था। अदरवाइज इस सम में कुछ नहीं है, चिल्लर सम। सब साथ में हो। जो जो क्लास हमारी कर रहे हैं वो हमें ग्रुप में जरूर बताना कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, ताकि हम लोग टेलर मेड सम्स बना पाए। जैसे सपोज आपने बोला सर सरचार्ज भूल गए थे, तो अगले सम में हम लोग फिर सरचार्ज डालेंगे। जैसे आपने बताया कि नहीं सर हमें डिडक्शंस में प्रॉब्लम हो रही थी, तो अगले सम में हम लोग फिर डिडक्शंस डालेंगे। इतनी बार डालेंगे कि वो आपको याद हो जाए। ठीक है? इलस्ट्रेशन 3।
we believes in making more and more sums. Illustration 3. ये तो टेलर मेड सम चल रहे भैया. Illustration 3. दो सम एक जैसा कर चुके हो, थोड़ी सी ग्रेविटी आपको भी चाहिए, राइट? तो आओ एक ग्रेविफाइड सम्स लेते हैं. मिस्टर एच is an ordinarily resident in India. Furnished you following information. Business income in India 90 lakh. Business income in country P 40 lakh. रॉयल्टी इनकम फॉर राइटिंग अ बुक. अब मैं आपको पहले ही बता दूं, इंडिया में ऑथर्स को 3 लाख तक का किताब लिखने के लिए डिडक्शंस मिलता है. 3 लाख तक का किताब लिखने के लिए डिडक्शंस मिलता है. रॉयल्टी इनकम इन इंडिया करो या इन फॉरेन कंट्री करो, चलो इन इंडिया ही रखते हैं. फॉर राइटिंग अ बुक 7 लाख. LIC प्रीमियम वापस से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे, 1 लाख. मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ 40,000. फॉर हिज सीनियर सिटीजन फादर for his senior citizen father. कितना डिडक्शंस दिलाओगे बेटा? 50,000. याद आ रहा है? तो इसके लिए 25,000 और इसके 50,000. His brother is handicapped. खुद हैंडीकैप्ड है तो 80U और रिलेटिव हैंडीकैप्ड है तो 80DD. लेकिन डिडक्शंस वही मिलेगा 75,000 का. टैक्स पेड इन कंट्री ए 5 लाख. कंट्री ए नहीं, कंट्री पी. तो यहां पे मैंने हल्का फुल्का चेंज किया. ये जो ब्लू लेटर्स है ना, इसमें मैं चेंज करने जा रहा हूं. एज पर ट्रेटी विथ कंट्री पी. बी रेडी. हाँ, टैक्स पेड इन एज पर ट्रेटी विथ द कंट्री पी. इनकम अर्नड इन कंट्री पी विल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया. वाओ, सीधा. will not be taxable in India but shall be considered for computing average rate of tax. थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज हो गया. अपनी लैंग्वेज समझना मुश्किल हो गया. पहले तो सिंपल था, 70% डिस्काउंट या 90% डिस्काउंट. अब तो ये अलग ही बात बोल रहा है जो थोड़ा कम समझ में आ रहा है. एज पर ट्रेटी विथ कंट्री पी, इनकम अर्नड इन कंट्री पी विल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया. यहां तक तो सब ठीक था. फिर अचानक आपने क्या बोला? बट शैल बी कंसिडर्ड फॉर कंप्यूटिंग एवरेज रेट ऑफ टैक्स. मेरे हिसाब से आपको इस सम को 2 बार पढ़ना चाहिए और शुरू कर देना चाहिए. ये लाल वाले फिर से डिडक्शंस लिए बन गए हैं और ब्लू वाला तो इस बार बड़ा खतरनाक है भाई. साथ में आ जाए. आप जैसे बोलेंगे सर सम कॉपी हो गया, वैसे हम लोग साथ में आ जाएंगे.
वेट इन, साथ में आ जाओ। मैं वेट भी कर रहा हूँ ताकि आप भी थोड़ा बहुत अटेम्प्ट ले पाए। डोंट वेट फॉर मी, थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट लीजिए आप। गिव यू सफिशिएंट टाइम, आपने स्टार्ट किया ही होगा। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सर हम स्टार्ट कर रहे थे लेकिन ये समझ में नहीं आया कि फॉरेन की इनकम को जोड़े कि नहीं जोड़े, ये तो पूछ रहे हो। आप एक तरफ बोल रहे हो कि वो टैक्सेबल नहीं होगा, इनकम अर्न्ड इन कंट्री पी विल नॉट बी टैक्सेबल, फिर दूसरी तरफ बोल रहे हो बट शैल बी कंसिडर्ड फॉर कंप्यूटिंग एवरेज रेट ऑफ टैक्स। और साथ में आते क्यों परेशान हो रहे हो? यदि आपने अभी तक जोड़ा है तब भी मत काटिए, और नहीं जोड़ा है तब भी कुछ मत करिए, पहले आराम से देखिए। बिजनेस इनकम इन इंडिया 90 लाख, बिजनेस इनकम इन कंट्री पी एच पर दी ट्रेटी, ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता। एच पर ट्रेटी ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता। तो जब टैक्सेबल होगा ही नहीं तो माना मैं ऑर्डिनरली रेसिडेंट हूं, माना सेक्शन 5 बोलता है ग्लोबल इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, माना सेक्शन 5 बोलता है कि फॉरेन इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल इन योर हैंड, लेकिन ट्रेटी विल सुपरसीड एक्ट, और फाइनली ट्रेटी ने बोल दिया नॉन टैक्सेबल, तो भैया नॉन टैक्सेबल, विल नॉट बी टैक्सेबल तो विल नॉट बी टैक्सेबल। तो हमने क्या किया, ट्रेटी विल सुपरसीड एक्ट, हो गया। अब आ जाओ रॉयल्टी इनकम, ये तो आपने इंडिया में ही कमाई है। सात लाख, 7 लाख ये ना, 7 लाख। अब आपकी आ गई जीटीआई कितना, 97 लाख, साथ में हो लेस डिडक्शंस, अंडर सेक्शन एटीसी, एटीसी में मैक्सिमम डिडक्शन इतना मिलता है 1.5 लाख, लेकिन आपने प्रीमियम ही जब 1 लाख दिया है भैया, तो 1.5 लाख का डिडक्शन कैसे मिलेगा? तो डिडक्शंस विल बी कन्फाइंड टू 1 लाख। सर नहीं समझ में आया? अरे भाई ध्यान देना बेटा, जब प्रीमियम ही 1 लाख दिया है तो डिडक्शंस 1.5 लाख कैसे मिलेगा? अब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए कौन सा सेक्शन बताया था? एटीडी, सॉरी एटीडी। तो एटीडी में आप फैमिली 1 फैमिली 2 दो के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। फैमिली 1 के लिए 25,000 और फैमिली 2 आपके फादर जी है, फादर जी सीनियर सिटीजन है इसलिए 50,000। फैमिली 1 के लिए 25,000 क्योंकि आप तो सीनियर सिटीजन हो नहीं, आपके फादर जी सीनियर सिटीजन है इसलिए उनके लिए 50,000। डिडक्शन मिल गया 75,000। नहीं दिया 1 लाख है, ध्यान दो। अपने लिए 40,000, अपने लिए 40,000 और पप्पा के लिए 60,000। हिज ब्रदर इज हैंडीकैप्ड, लो भैया ब्रदर हैंडीकैप्ड है तो डिडक्शंस लो अंडर सेक्शन 80 DD,
ATDD में सब ब्रदर आता है, यस ब्रदर आता है, भरतनाट्यम स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स, चिल्ड्रन। तो आप ATDD ले लो 1,25,000, अच्छा 75,000 ही मानते ना, 75,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80QQB। याद नहीं है तो सुनो, कोई भी बंदा जो इंडियन रेसिडेंट है, यदि वो कोई किताब लिखता है और किताब के लिए उसको रॉयल्टी मिलती है, तो उस रॉयल्टी के लिए उसको जितना इनकम हुआ वो और 3 लाख डिडक्शंस मिलेगा, विच एवर इज लोअर। तो 3 लाख तक का आपको यहाँ पे डिडक्शंस मिलेगा। हर ऑथर को 3 लाख तक का डिडक्शंस मिलता है। सर आपको भी? हाँ मेरे को भी। लेस टोटल इनकम, तो ये हो गया 3, 4.5 और 5.5, 91.5 लाख। साथ में हो 91.5 लाख क्लियर हो गया क्या? अब वेट करो, अब हम लोग आते हैं इस ब्लू वाले फॉन्ट में। एज पर ट्रेटी विद कंट्री पी, इनकम अर्नड इन कंट्री पी विल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया। हमने सम यहां तक सॉल्व कर दिया, इस प्रोविजंस के अनुसार सॉल्व कर दिया, परंतु आगे क्या बोल रहा है? बट इट शैल बी कंसिडर्ड फॉर कंप्यूटिंग एवरेज रेट ऑफ टैक्स। तो एक वर्ड और पकड़ के चलना पड़ेगा, कॉपी मत मारिए, आराम से देखिए। कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ टैक्स। और एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालने के लिए, कॉपी मत करिए, मेरी स्पीड तेज है क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालने के लिए आपको बोला गया है फॉरेन की इनकम को भी कंसिडर करिए। तो फॉरेन की जो 40 लाख की इनकम है ना, इसको भी आप कंसिडर करिए। यदि इसको कंसिडर करेंगे तो इनकम हो जाएगी 137 और यहां पे हो जाएगा 131। सो नहीं समझ में आ रहा है? आराम से समझो ना, वेट है, बड़ी चीज तो है। अब आप टैक्स लायबिलिटी निकालिए, तो समझ में नहीं आ रहा? अभी ये अपना मेन आंसर है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये अपना मेन आंसर यही चल रहा है, ये वाला। ये मेन आंसर अभी पॉज हो गया, पूछो क्यों? ये पॉज इसलिए हो गया कि टोटल इनकम तो निकाल ली है, लेकिन इस पे टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाले? क्योंकि टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए हमारे सामने बोला है कि फॉरेन इनकम को भी कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन इस इनकम को एग्जम्प्ट रखना है। तो फॉरेन इनकम को कंसिडर करके पहले मैं आपकी एक बार टैक्स रेट निकालता हूं, फिर यहां पे जो ये टैक्स रेट निकलेगी ना, वो मैं टैक्स रेट यहां पे अप्लाई करूंगा। अब 2 मिनट पेशेंस रखिए, आपको समझ में आएगा। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से एक वर्किंग कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ टैक्स। और उसमें खाली एक ही डिफरेंस है, ये येलो वाला। हमने इसमें फॉरेन इनकम जोड़ लिया, फॉरेन इनकम जोड़ लिया तो ये भी चेंज हो गया, और जब ये भी जोड़ लिया तो फिर टोटल इनकम भी चेंज हो गई, सब 40 लाख से बढ़ गया। अब आपको इस 131.5 पे टैक्स निकालना है। 2.5 इंटू 0%, 2.5 इंटू 5%, 5 लाख इंटू 20%, और बैलेंस 121.5 पे 30%। जोड़ लो भैया, टैक्स कितना आया? 121.5 पे 30% हो गया, 36.45 प्लस 1.125, 37.575 या टैक्स। अब इसमें सरचार्ज ऐड करिए, सर सब तो ऐड कर रहे हैं, या रेट से 15% से इंटू 15% सरचार्ज मैंने ला दिया,
5.636, ठीक है। ये जोड़ते टैक्स बताइए, ये आ गया 43,21,125, ठीक है। अब से सेट करिए @4%, यह आया 1.72,1,72,845। यह आ गई आपकी टैक्स लायबिलिटी, यह आ गया 93,970, लेकिन ये मेरी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, मैं ये वर्किंग कर रहा हूं। ऑल दीज आर माई वर्किंग। इससे मैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालूंगा। एवरेज रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू होता है टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100। तो टैक्स लायबिलिटी है 44,93,970 डिवाइडेड बाय टोटल इनकम है आपकी 131,50,000 इनटू 100। तो यह आ गया 34.17%। यह आपकी आ गई फॉरेन इनकम को कंसिडर करते हुए आपकी एवरेज रेट ऑफ टैक्स। इस रेट ऑफ टैक्स से आपको इंडिया में अपनी इस इनकम पे टैक्स देना है। इस इनकम को कंसिडर करते हुए आपकी एवरेज रेट ऑफ टैक्स मैंने निकाली फॉरेन इनकम को कंसिडर करते हुए। ये जो 34.17 आया ना, एच पर दी ट्रेटी आपकी फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल तो नहीं है। ध्यान से देना, आप क्लाइमेट साथ या पिक्चर का, आपकी फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल तो नहीं है, लेकिन क्या रेट से टैक्स लगेगा ये निकालने के लिए हम लोग फॉरेन इनकम को कंसिडर कर रहे हैं। और फॉरेन इनकम को कंसिडर करके हमने आपकी एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाली 34.17%। अब आपकी ये जो 91.5 लाख एक्चुअल इनकम है, इस पे टैक्स लगेगा 94.5 पे 34.17%। तो आपका टैक्स लायबिलिटी आ गया 32 लाख 91.5 इंटू 34.17%, 31,26,560। तो भैया आपको इतना टैक्स नहीं देना पड़ा, आपको 44 लाख का टैक्स नहीं देना पड़ा, चिंता मत करो। हमने जो फॉरेन इनकम जोड़ के आपका टैक्स निकाला 44 लाख, उतना आपको नहीं देना पड़ा। आपको टैक्स देना पड़ा सिर्फ 31 लाख। लेकिन ये 31 लाख आया कैसे? तो हमने टैक्स 91.5 पे नहीं निकाला यार। 91.5 पे टैक्स निकालते ना तो बहुत कम आता, बहुत कम। नाइन्टी 1.5 पे टैक्स निकालते तो आता तो 29,25,000। तो हमने 29,25,000 टैक्स नहीं लिया आपसे, आपसे थोड़ा ज्यादा ले लिया। कैसे ले लिया? आपकी एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाली। एवरेज रेट ऑफ टैक्स का फॉर्मूला जग जाहिर है, सबको पता है, टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100। यह एवरेज रेट ऑफ टैक्स होता ही है सर, लाल, हाँ, यह एवरेज रेट ऑफ टैक्स होता है। टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, यह आपकी टैक्स लायबिलिटी और यह आपकी टोटल इनकम। तो टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100, यह आ गया आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स हमने यहां ला दिया। पहली क्लास थी, इट वॉज एक्सपेक्टेड और इट इज माई एक्सपेक्टेशन कि कुछ बच्चों को कहीं कहीं ट्रबल हुई होगी यदि डिडक्शंस का लोचा है तो, और सरचार्ज का लोचा है तो, और एवरेज रेट ऑफ टैक्स जैसे वर्ड नहीं पता है तो पहली क्लास का फीडबैक मेरे लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप बोलेंगे सर ये सब हमें आता है, क्यों चिंता कर रहे हो, आप आराम से पढ़ाइए, तो भैया एकदम परफेक्ट। और यदि आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो ये नहीं आता, इंटर थोड़ा लोचा था, तो आप बिंदास बताइए। आई विल कंसिडर योर एंटायर प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट क्लास। अभी आप बिंदास इसको कॉपी कर लीजिए।
सर ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स पहले आएगा? नहीं, पहले तो ये वर्किंग आएगा। ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स आया कहां से? इस वर्किंग से आया, और ये वर्किंग यहां पे हमने किया। तो पहले वर्किंग आएगी, उसके बाद ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स का खेल आएगा। मैं आज की क्लास का ये पूरा कंटेंट आपको मेल कर दूंगा, ताकि यदि आपको लिखने में कहीं प्रॉब्लम हुई हो सकता है स्पीड का इश्यू रह सकता है आपका, तो ताकि आप आराम से कॉपी कर लें। लेकिन हर क्लास में जो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ उसका मेल मैं आपको नहीं करूँगा। शुरू में आपकी राइटिंग स्पीड पिकअप कराने के लिए ये मैं आपको मेल दे दूंगा। हो गया क्या? आज का ये लास्ट टर्म था, तो आई होप आपने सब आराम से समझा। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। टीटीए की अभी काफी क्लास बाकी है, कम से कम मुझे लगता है 2 क्लास तो और। आज की क्लास का यदि हम लोग समापन निकाले, कंक्लूजन निकाले, तो आज हमने सीखा कि डबल टैक्स, जिनका कॉपी बाकी हो कॉपी मारते जाइए। हाँ, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एक चैप्टर है जिसमें बेसिकली 3 सेक्शन है, सेक्शन 90, 90A एंड 91। उसमें से आज हमने सिर्फ सेक्शन 90 किया, उसमें 2-3 सम्स बनाए। आज हमने सीखा कि एक बंदे की इनकम पे 2 जगह टैक्स लग सकता है, वन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, अनदर ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। तो यदि कहीं एक बंदा अमेरिका में कमा रहा है तो अमेरिका में टैक्स देना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। तो डबल टैक्सेशन अराइज हो सकता है। इस डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए हम और अमेरिका मिलकर कोई DTA करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे। यदि वो एग्रीमेंट सक्सेसफुली हो गया तो फाइन, सेक्शन 90 के अनुसार, उस एग्रीमेंट के अनुसार आपको रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन यदि ऐसा कोई एग्रीमेंट बन ही नहीं पाया फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, तो फिर हम इंडिया वाले अपने रेसिडेंट को बेनिफिट देंगे। वो यूनिलेटरल रिलीफ है, वो भी हमने आज किया नहीं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। बायलैटरल रिलीफ में जो रिलीफ में जो एग्रीमेंट में दिया हुआ है, उस एग्रीमेंट के अनुसार ही हमारा लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि वो एग्रीमेंट उस एक्ट को, इनकम टैक्स एक्ट को भी सुपरसीड करेगा। सेक्शन 90 का कंटेंट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द फॉरेन गवर्नमेंट in respect of number 1, providing some relief in taxation to avoid double taxation, providing some provision that either income shall be taxed in India or in foreign country to avoid double taxation, and number 3, providing some relief in taxation to promote mutual economic relationship, and exchange of information for recovery of tax, exchange of information for avoidance of evasion of tax। उसके बाद हम जब सम्स में आए तो हमें मालूम पड़ा कि सम्स में बेसिकली TI निकालने का सम्स होता है, टैक्स निकालने का सम्स होता है, लास्ट में रिलीफ का कोई प्रोविजन डाल दिया जाता है। तो पहले 2 सम्स तो इतनी आसान थे। पहले सम्स में बोल दिया कि आपका एक छोटी सी इनकम है और इसमें आपने फॉरेन में जितना टैक्स दिया उसका 70% रिलीफ। तो हमने फटाक से उस इनकम को जोड़ के GTI निकाला, TI निकाला, टैक्स निकाला, क्योंकि कंपनी थी डायरेक्ट 30% मार दिया, और फिर हमने जितना फॉरेन में टैक्स दिया था उसका 70% रिलीफ दे दिया। फिर हमने इलस्ट्रेशन 2 में इंडिविजुअल डाला और कुछ डिडक्शंस डाल दिए। अब डिडक्शंस देखते बच्चे को इंटर में जाना पड़ा, इंटर में जाते ही उसको डिडक्शंस रिकॉल करना पड़ा, तो बच्चा थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन फिर भी उससे हैंडल हो गया, क्योंकि डिडक्शंस के प्रोविजंस हमने मोटा मोटी रिवाइंड किए। तो पहले आपने फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम को जोड़ के टैक्स निकाला, टोटल इनकम निकाली, उसमें आपने डिडक्शंस दिए, आपकी टोटल इनकम आई, टोटल इनकम पे आपने स्लैब रेट से टैक्स निकाला, सरचार्ज आपको मालूम पड़ा कि 1 करोड़ से ज्यादा इनकम हो तो सरचार्ज लगता है 15%, आपने टैक्स निकाला, सेट किया। जब फाइनल टैक्स आ गया तो फिर आपने वो ब्लू वाली लाइन पढ़ी कि जितना भी फॉरेन में टैक्स दिया उसका 90% रिलीफ ले लो। तो फॉरेन में टैक्स दिया था 8 लाख, 8 लाख का 90% हमने यहाँ पे रिलीफ ले लिया, या आ गई आपकी टैक्स लायबिलिटी। तीसरे समय हमने थोड़ा जादू कर दिया मतलब ट्रेटी की लैंग्वेज तो थोड़ा सा घुमा दिया। इस बार ये इतना सिंपल नहीं था कि फॉरेन में जितना टैक्स दिया उसका रिलीफ ले लो।
इस बार हमने बोला थी फॉरेन की इनकम तो इंडिया में नॉन टैक्सेबल, फिर भी वो इनकम कंसिडर की जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग एवरेज रेट ऑफ टैक्स। अब फॉरेन की इनकम को छोड़ के हमने अपनी टोटल इनकम निकाली। हाँ, टोटल इनकम पे टैक्स हमने वैसे नहीं लगाया 2.5 लाख पे 2.5 लाख पे 5, क्योंकि अब फॉरेन इस इनकम पे कौन सी रेट से टैक्स लगेगा उसके लिए फॉरेन इनकम को कंसिडर करना पड़ेगा। ओहो, तो फिर फॉरेन इनकम को कंसिडर करके हमने अपना टैक्स निकाला और उस टैक्स से हमने अपना एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाला। वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स यहां पे हमने अप्लाई किया तो हमारा आया टैक्स लायबिलिटी। आई होप ये 3 मिनट का रिवीजन आपके बहुत काम का था। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, फिर मिलेंगे। बाय बाय, अपना ध्यान रखना।